एक समय था जब भारत दुनिया का ज्ञान केंद्र था। नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों में विदेश से स्टूडेंट्स आते थे। यह गुप्ता साम्राज्य का दौर था जब भारत को सोने की चिड़िया केवल धन नहीं, ज्ञान और संस्कृति के लिए भी कहा जाता था। लगभग 320 से 550 ईस्वी तक भारत में शांति, समृद्धि और नई सोच का माहौल था। गणित, साहित्य और कला में नए आविष्कार हो रहे थे। इस युग की खासियत थी एक मजबूत लीडरशिप और एक सोसाइटी जो नई आइडियाज को बढ़ावा देती थी। गुप्ता काल ने दिखाया कि एक देश की शान उसकी मिलिट्री नहीं, उसके लोगों की इंटेलेक्चुअल और आर्टिस्टिक अचीवमेंट से होती है। हम देखेंगे कैसे गुप्तों ने छोटे राज्य से विशाल साम्राज्य बनाया और कैसे समुद्रगुप्ता और चंद्रगुप्ता दूसरे जैसे शासक इस युग को स्वर्णिम बना गए। यह सफर फैक्ट से आगे बढ़कर एक अनुभव है, अपनी विरासत को महसूस करने का। यह कहानी है उस भारत की जिस पर हम सबको गर्व है। चलिए शुरू करते हैं इस गोल्डन एज का सफर। गुप्ता साम्राज्य की शुरुआत हुई मगध से, जहां श्री गुप्ता ने एक छोटे राजा की नींव रखी। मौर्यन साम्राज्य के बाद भारत में राजनीतिक अस्थिरता थी, छोटे राजा आपस में लड़ते रहते थे। श्री गुप्ता और उनके बेटे घटोत्कचा ने एक मजबूत फाउंडेशन बनाई, लेकिन असली बदलाव चंद्रगुप्ता प्रथम के आने पर हुआ। चंद्रगुप्ता प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमारा देवी से विवाह किया, जिसे पॉलिटिकल पावर और सोशल स्टेटस दोनों मिले। उन्होंने महाराजाधिराजा की उपाधि ली और गुप्ता संवत की शुरुआत की। पाटलिपुत्रा को राजधानी बनाकर उन्होंने एक नई पहचान दी। उनका शासन एक टर्निंग पॉइंट था, बिखरे राज्यों को एक सूत्रा में बांधने की शुरुआत। उनकी दूरदृष्टि ने गुप्ता वंश को एक लॉन्च पैड दिया, जहां से उनके उत्तराधिकारी साम्राज्य को बुलंदियों तक ले गए। ये उदय एक सोची समझी रणनीति का नतीजा था। चंद्रगुप्ता प्रथम ने मगध और आसपास के इलाकों पर प्रभुत्व स्थापित किया। उनकी शादी ने उन्हें जरूरी संसाधन और सम्मान दिलाया। उन्होंने एक ऐसी स्थिरता पैदा की जिसे समुद्रगुप्ता जैसे शासक उभार सके। यह एक नए स्वर्णिम युग की शुरुआत थी। चंद्रगुप्ता प्रथम के बाद गद्दी पर आए समुद्रगुप्ता, गुप्ता साम्राज्य के सबसे प्रभावशाली राजा। प्रायः प्रशासनी से पता चलता है कि समुद्रगुप्ता एक योद्धा, कवि और संगीतकार थे। उन्होंने आर्यवर्ता के 9 राजाओं को हराकर अपने साम्राज्य में मिलाया और दक्षिण भारत के राजाओं को अपना सहयोगी बनाया। उनकी नीति थी, जहां जरूरत वहां युद्ध, जहां संभव वहां समझौता। इतिहासकार वी स्मिथ ने उन्हें नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा, लेकिन समुद्रगुप्ता ने कभी कोई युद्ध नहीं हारा। उन्होंने सोने के नए सिक्के जारी किए, जिन पर वीणा बजाते हुए उनकी तस्वीर है। समुद्रगुप्ता ने शांति और व्यवस्था बनाए रखी, जिससे व्यापार और कला को बढ़ावा मिला। उनका साम्राज्य हिमालय से नर्मदा तक, ब्रह्मपुत्र से यमुना चंबल तक फैल गया। उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता दिखाई, विष्णु भक्त होते हुए भी बुद्धिज्म और जैनिज्म को सम्मान दिया। समुद्रगुप्ता ने एक ऐसा स्टेज सेट किया जहां से गुप्ता साम्राज्य अपने गोल्डन एज के शिखर पर पहुंच गया। उनका शासन लगभग 40 साल चला और इस दौर में भारत ने अपनी पहचान बना ली। अब आगे गोल्डन एज का पीक। समुद्रगुप्ता के बाद चंद्रगुप्ता दूसरे यानी विक्रमादित्य ने साम्राज्य को समृद्धि और सांस्कृतिक उत्कर्ष के शिखर पर पहुंचाया। उन्होंने शका क्षत्रपों को हराकर समुद्र तट तक अपना प्रभाव बढ़ाया, जिससे विदेशी व्यापार को नई दिशा मिली। मैट्रिमोनियल अलायंसेस से उन्होंने अपनी पोजीशन और मजबूत की। उनका दरबार ज्ञान और कला का केंद्र था। यहाँ कालिदासा, वराहमिहिर, अमरसिम्हा जैसे नवरत्न थे। चीन के यात्री फाहिन ने गुप्ता साम्राज्य की समृद्धि, शांति और प्रशासन की तारीफ की। फाहियन के ट्रैवलॉग से पता चलता है कि लोग खुश थे, टैक्स कम था और आजादी थी। चंद्रगुप्ता दूसरे के शासन में कला, साहित्य, विज्ञान अपने चरम पर थे। सोने के सिक्के साम्राज्य की आर्थिक स्थिति दिखाते हैं। मेहरौली का लौह स्तंभ उनके समय की मेटलर्जिकल साइंस का जीता जागता सबूत है। ये दौर सच्चे अर्थों में गोल्डन एज था। उन्होंने एक ऐसी विरासत छोड़ी जो भारत के इतिहास का सबसे गौरवशाली पन्ना बन गई। गुप्ता साम्राज्य अपने पीक पर था, ज्ञान, कला और समृद्धि का युग। अब देखते हैं भारत ने दुनिया को क्या दिया। गुप्ता काल ने दुनिया को जीरो और डेसिमल सिस्टम का तोहफा दिया। बिना इनके आज की साइंस, टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर्स की कल्पना भी नहीं की जा सकती। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टिया में गणित और एस्ट्रोनॉमी के नए सिद्धांत दिए। पृथ्वी गोल है, अपनी धुरी पर घूमती है, दिन रात का कारण बताया। उन्होंने पी की वैल्यू कैलकुलेट की और सूर्य चंद्र ग्रहण के वैज्ञानिक कारण समझाए। मेटलर्जी में लौह स्तंभ इसका प्रमाण है। मेडिसिन में वाग्भटा ने अष्टांगा हृदयम लिखा। हॉस्पिटल्स थे जहां मुफ्त इलाज होता था। नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय ज्ञान के केंद्र थे।
गुप्ता काल में साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ावा मिलता था, राजा खुद विद्वानों को प्रोत्साहन देते थे। यह साबित करता है कि भारत सिर्फ आध्यात्मिक नहीं, भौतिक विज्ञान में भी आगे था। जीरो और डेसिमल सिस्टम ने दुनिया को नई दिशा दी। गुप्ता काल की उपलब्धियां आज भी मॉडर्न साइंस का आधार हैं। अब बात करते हैं साहित्य की। गुप्ता काल का साहित्य अपने चरम पर था। संस्कृत की सुंदरता और भावों की गहराई इस दौर की पहचान थी। महाकवि कालिदासा की रचनाएं जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम और कुमार संभवम आज भी अमर हैं। कालिदासा को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, लेकिन उनका स्थान अपने आप में अनन्य है। अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद यूरोप में हुआ और गोएथे जैसे कवि ने इसकी प्रशंसा की। शूद्रका का मृच्छकटिकम हम लोगों की कहानी बताता है। विशाखदत्त का मुद्राराक्षसा पॉलिटिकल थ्रिलर है। पंचतंत्र की कहानियां भी इसी दौर की देन हैं। ये दुनिया की सबसे ज्यादा अनुवादित किताबों में से एक है। पुराणों को भी इसी समय अंतिम रूप दिया गया। गुप्ता काल के साहित्य में भाषा की शुद्धता, भावों की गहराई और विषयों की विविधता थी। लेखक को पूरी क्रिएटिव फ्रीडम थी। ये शब्दों का जादू था जिसने भारत की सांस्कृतिक पहचान को अमर बना दिया। साहित्य ने समझ को सोचने की नई दिशा दी। गुप्ता काल का साहित्य आज भी प्रेरणा का स्रोत है। अब देखते हैं कला कौन से शिखर पर थी। गुप्ता काल की कला को क्लासिकल आर्ट कहा जाता है। संतुलन, सुंदरता और शांति का अद्भुत मिश्रण। मूर्ति कला अपने विकास के शिखर पर थी। सरनाथ की बुढ़ा मूर्ति इसका बेहतरीन उदाहरण है। गुप्ता कलाकारों ने मथुरा और गांधारा स्टाइल्स को मिलाकर एक नया भारतीय स्टाइल विकसित किया। मूर्तियों में चेहरे पर शांति, आंखें ध्यान में लीन, ये गुप्ता अर्थ की पहचान है। देवघर के दशावतारा मंदिर में शेषाशायी विष्णु की मूर्ति भी उत्कृष्ट नमूना है। मंदिर निर्माण में भी नए प्रयोग हुए। भीतरगौन और देवघर के मंदिर इसका प्रमाण है। अजंता की गुफाओं के चित्र गुप्ता वकता का काल में बनाए गए। रंगों का इस्तेमाल, भवों का चित्रण सब लाजवाब है। ये चित्र और मूर्तियां आज भी जिंदा लगते हैं। गुप्ता कला में एक ऐसी दिव्यता थी जो दर्शक को अपनी तरफ खींचती है। कला, मूर्ति, मंदिर, चित्र सब में एक अनोखी शांति और सुंदरता थी। गुप्ता आर्ट ने भारत को विश्व मंच पर एक अलग पहचान दी। यह था भारत का असली गोल्डन एज का कला पर्व। तो यह थी गुप्ता साम्राज्य की कहानी, एक ऐसा दौर जब भारत हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। यह ज्ञान, कला और समृद्धि का स्वर्णिम युग था। चंद्रगुप्ता प्रथम की दूरदृष्टि, समुद्रगुप्ता की वीरता और विक्रमादित्य के शासन ने इस युग को बुलंदियों तक पहुंचाया। आर्यभट्ट ने जेरो दिया, कालिदासा ने साहित्य को अमर किया और कलाकारों ने पत्थरों में कविताएं लिख दी। नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का प्रकाश स्तंभ था। गुप्ता साम्राज्य का पतन हुआ, लेकिन उनकी विरासत कभी नहीं मिटी। उनका प्रभाव आज भी भारत की सभ्यता में दिखाई देता है। गुप्ता काल हमें याद दिलाता है कि भारत की असली शक्ति उसके ज्ञान और रचनात्मकता में है। ये कहानी प्रेरणा है। जब देश में स्थिरता, दूरदृष्टि और कला को संरक्षण मिलता है तो वो विश्व गुरु बन सकता है। इस गौरवशाली विरासत को याद रखना ही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है।